सो हमारा सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन टाइटल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल शब्द का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? यू कैन से द आउटलाइन और द बाउंड्री दैट governs every aspect of management is called as what? Principles. जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट चलता है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे अगर हम बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की चिल्ड्रन, इफ द ऑब्जेक्ट हैज अ हायर डेंसिटी और वाटर में उसको डुबोना है, वाटर की डेंसिटी अगर कम है तो वो डूब जाएगा, समझ में आ गया, सिंक कर जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, और बराबर है तो ब्रिटानिया 50-50, आधा ऊपर और आधा नीचे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो अगर आप कभी ऑयल को और वाटर को मिक्स करें, लेट अस से पेट्रोल और या केरोसिन ऑयल एंड वाटर चिल्ड्रन, तो भाई केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो तेल ऊपर तैरता रहेगा। इज दैट क्लियर? और खुद अगर आप कभी पानी में कूदने की कोशिश करें तो एक डेड सी आपने सुना होगा, जहां पे इतना सॉल्ट है उस पानी में कि उसकी जो डेंसिटी है वो आपको डूबने नहीं देगी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबने पढ़ा है। तो प्रिंसिपल का मतलब ऐसा नहीं कि जो चीज हमने बनाई, बेसिकली हमने बनाई नहीं, एज सच वो एग्जिस्ट कर रही थी। आई रिपीट चिल्ड्रन, वो एग्जिस्ट कर रही थी, बस हमने उस थॉट को डिस्कवर कर लिया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने सुना होगा, ईच एंड एवरी एक्शन हैज माइकल जैक्सन ऑपोजिट रिएक्शन। तो सेम इज द केस विद प्रिंसिपल्स आल्सो चिल्ड्रन। ये एग्जिस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं, हमारे डीएनए कोड के अंदर थे, बट कुछ लोगों ने एक नॉर्मल इंसान से पहले इसको ढूंढ लिया और वो बन गए फादर ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता। गॉट इट क्लियर? तो सबसे पहले यहां पे हमारे टेलर साहब हैं जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए चिल्ड्रन। एंड देयर आफ्टर जब टेलर साहब की बात खत्म हो जाएगी तो हम बात करेंगे अपने दूसरे अंकल की, एंड दैट वाज बेसिकली हेनरी फ्योल। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? टेलर अंकल एक्चुअली टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, तो उन्होंने ज्यादातर जो प्रिंसिपल्स की बातें की मैनेजमेंट में वो ऐसी की जो फैक्ट्री में एप्लीकेबल है, एक नॉर्मल ऑफिस में एप्लीकेबल नहीं है। बट हेनरी फ्योल ने जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे दो तरह की ऑटोमोबाइल्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, एक जो इलेक्ट्रिक बेस्ड होती हैं, बैटरी से चलती हैं, और एक जो फ्यूल बेस्ड होती हैं। तो फ्यूल बेस्ड तो लगभग सभी हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुछ हैं। तो आप बोल सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। गॉट इट क्लियर? एंड फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दे आर अदर व्हीकल्स। तो जनरल मैनेजमेंट कैसे चले, कैसे बिजनेस मैनेज किया जाए, आपको फ्यूल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा इनको। और फैक्ट्री में काम कैसे अच्छा करवाया जाए, अटमोस्ट बेस्ट आउटपुट हो, इसके लिए आपको किसके प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे? FW टेलर। समझ में आ गया? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो खोपड़े में बात गई, चलो पक्का चला जाए आगे। चलिए, तो टेलर साहब ने सबसे पहले बोला साइंस It's नॉट। not a rule of thumb. अब इसका क्या मतलब होता है? उद्धव जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि आपने रिपीट किया मेरी बात, लाइक? Sir, I think my mic is mute. अच्छा, नहीं नहीं, अच्छी बात है भाई, अच्छा हुआ आपने बोल दिया। चलिए, तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, अब इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए बच्चों, दो तरह के सीनियर ऑफिसर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। ये भी काम कर रहे थे एट द पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ आर कंपनी, और ये भी काम कर रहे थे एज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। अब हमको दोनों में से किसी एक को सीईओ बनाना है। क्या बनाना है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। Mr. X is working in the company since 20 years and Y is working in the company since 24 years. अब दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जाए? भाई रूल ऑफ थंब तो यही बोलता है कि जो सीनियर है उसको ले लो और जो जूनियर है उसको मौका बाद में दे दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? बट हमें कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है, मन में आ रहा है, दैट इफ वी प्रमोट मिस्टर वाई टू द पोस्ट ऑफ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हो सकता है एक्स जॉब छोड़ के चला जाए, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ले, बेइज्जती महसूस हो। क्यों? क्योंकि इसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो वाई से ज्यादा है। तो वाई हैज मोर एक्सपीरियंस एंड एक्स हैज मोर एफिशिएंसी।
तो भाई साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो भाई एफिशिएंसी लेवल इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन, बट गवर्नमेंट ऑफिसर्स में क्या होता है, जो सीनियर एम्प्लॉय होता है उसका प्रमोशन पहले होता है, जो जूनियर एम्प्लॉय होता है उसका प्रमोशन बाद में होता है। तो किसी ने मान लीजिए बच्चों इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया ऑन 1 जुलाई 1996 और किसी ने ज्वाइन किया ऑन 2 जुलाई 1996 थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंडियन रेलवेज। समझ में आ गया? जैसे आईएएस का एग्जाम होता है ना, ऐसे यूपीएससी के दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं। और सीनियर पोजीशन दोनों की दी गई अलग अलग ऑफिसर्स में। कल को 20 साल बाद जब बात आएगी कि भाई प्रमोट किसको किया जाए, तो रूल ऑफ थंब, अंगूठा छाप रूल क्या बोलता है, 1 जुलाई को जिसने ज्वाइन किया था वो एक दिन सीनियर है, तो भाई उसका प्रमोशन पहले होगा और 2 जुलाई वाले का प्रमोशन बाद में होगा। बट एफिशिएंसी लेवल ये 2 जुलाई वाले का ज्यादा है और 1 जुलाई वाले का कम है। तो साइंटिफिकली बात करें तो जिसका एफिशिएंसी लेवल ज्यादा, प्रमोशन उसका होना चाहिए। समझ में आ गई बात? पक्का? So it states that only one best method to maximize efficiency should be there, and this should be developed by scientific study and not the rule of thumb. ये नहीं कि जो पुराना है उसको प्रमोट कर दो और नए वाले को भूल जाओ। तो अगर आपको लग रहा है कि एक्स को प्रमोट करेंगे वाई नाराज हो जाएगा, तो अब इट इज अ डिलेमा। तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई? मल्टीपल मैनेजमेंट थॉट्स होते हैं। एक, चलो नया डिपार्टमेंट खोल दो। इज दैट क्लियर? तो जैसे 4 लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ गए, केजरीवाल जी बैठे थे, उसके बाद वो अपने कौन से थे लोकपाल बिल के लिए, अन्ना हजारे जी बैठे थे, और एक वो जो लेडी आईपीएस ऑफिसर थी इंडिया में सबसे पहले, किरण बेदी जी। समझ में आ गया? अब गवर्नमेंट ने सोचा भाई ये तो हमारे अगेंस्ट ही जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। तो एक को मौका दे दिया अपनी पार्टी बना के चीफ मिनिस्टर बन जाओ, दूसरे को गवर्नर बना दिया, अन्ना हजारे जी बेचारे निपट लिए। समझ में आ गया? तो ये भी एक तरह का मैनेजमेंट प्रिंसिपल था। सो स्टैंडर्ड मेथड शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डे 1 हमने बता दिया कि भाई हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एक्सपीरियंस कंसिडर करेंगे, जो पहले ज्वाइन करेगा प्रमोशन उसी का होगा, एफिशिएंसी गई भाड़ में। तो ऑलवेज इट वुड बी ऑब्जर्व्ड कि जो पुराना इंप्लॉई है उसको पहले प्रमोट करो, नए वाले को बाद में। तो हमने ये एक रूल बना दिया, हमारे यही साइंस चलती है। बट अगर एफिशिएंसी की बात करें कि भाई साइंस इज एफिशिएंसी, जो ज्यादा एफिशिएंट है हम उसको प्रमोट करेंगे, ज्वाइनिंग डेट से लेना देना नहीं है। तो ज्वाइनिंग डेट से प्रमोट करना इज कॉल्ड एज अंगूठा छाप लिया। समझ में आई बात की नहीं? तो एक जमाना था, घर में शादी ब्याह के कार्यक्रम चला करते थे, तो सीनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली व्हाट दे यूज्ड टू डू चिल्ड्रन, दे यूज्ड टू गो डिफरेंट रिलेटिव्स हाउसेस एंड उनको कार्ड मिठाई के डिब्बे के साथ दे के आते थे। अब फैमिलीज छोटी हो गई तो ये सारा काम कौन करने लग गया? इवेंट मैनेजमेंट वाले। कुछ लोग तो अभी सो कॉल्ड छोटे शहरों में छोटी सोच रखते हैं और कहते हैं नौकर के हाथ कार्ड भिजवा दी, हम नहीं जाएंगे। समझ में आ गया? अब नौटंकी कर रहे हैं, दादाजी नौकर के हाथ कार्ड भिजवाया है, पोते ने समझाया उनके ग्रैंड चाइल्ड ने, दादाजी 1100 देना है, ताज में शादी है 21,000 का खा के आएंगे। कुछ मैथ्स पढ़े हो कि नहीं कि बुढ़ाक सटिया गए एकदम से? दादाजी को भी समझ में आया। दादाजी कह रहे नहीं वो तो हम ऐसे ही सोचे, तो टाइम हो गया एंड ऑल दैट। तो दादाजी ने सरेंडर कर दिया और शादी में सब जाएंगे। तो एक जमाना था कार्ड वगैरह दिया जाता था, आजकल क्या चलता है? ई कार्ड। तो नॉर्मल वो दफ्ती का कार्ड जो छप के आता है, दैट इज रूल ऑफ थंब हो गया आज के जमाने में। अब क्या चल रहा है? ई कार्ड। अभी हमारे एक क्लोज रिलेटिव की शादी है, तो उनको हमारे शहर से 1-2 हमारे और रिश्तेदारों को इन्वाइट करना था, तो दे सेड कि हम आपके यहाँ कार्ड भेज देंगे, उनको दे आइएगा। हमको ई कार्ड आया, उनके लिए छपा हुआ कार्ड आया, उनकी जाने की प्रॉबिलिटी भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो सो कॉल्ड सेंडिंग इंफॉर्मेशन बाय ईमेल इंस्टेड ऑफ पोस्ट, तो ज्यादा इफेक्टिव क्या है चिल्ड्रन? ईमेल। किसी जमाने में आई यूज्ड टू टेक टेस्ट, छपा हुआ पेपर आता था, क्योंकि भाई 2 पेज में पेपर फोटोस्टैट हो जाता था। अब इतने ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू वगैरह है, तो पेपर प्रिंट होगा 8-10 पेज कम से कम, कॉस्ट इज मोर। तो मैंने क्या उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई किया, पीडीएफ शुड बी गिवन, जिसको करना होगा वो सॉल्व करेगा ही करेगा, जिसको नहीं करना होगा सॉल्व नहीं करेगा। समझ में आ गया? पहले क्लास छूट जाती थी बच्चे की तो रिपीट लेक्चर लेना पड़ता था, दैट वाज उस समय का साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब क्या भाई, क्लास छूट गई, नो इश्यूज, यूट्यूब लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, उससे आप पूरा क्लास वैसे ही फॉर्म में अटेंड कर लेंगे। समझ में आई बात की नहीं आई? चलिए, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड ऑर्गेनाइजेशन है टाइटल्ड एज जेड एंटरप्राइजेस एंड द वर्कर्स आर WXY। इनको कोविड टाइम पे सैलरी कट कर दी गई और इन तीनों ने सोचा हड़ताल करेंगे, ऑफिस में आग लगा देंगे। तो ये क्या है? ये डिस्कॉर्ड है। समझ में आ गया?
अब भाई बिजनेस की बैंड बजी हुई है। जेड एंटरप्राइजेस के जो ओनर हैं मिस्टर जाहिल जी, समझ में आ गया, जाहिल जी, ये कह रहे हैं हाँ ठीक है जाओ आग लगा दो, मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लूंगा। शुड दिस बी द प्रैक्टिस? नो। इनको समझाना चाहिए भाई प्रोडक्शन इज डाउन, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो अभी कम सैलरी में आप सर्वाइव कर लीजिए, एज सून माहौल ठीक हो जाता है हम आपको बेटर सैलरी देने लग जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? हार्मनी। समझ में आ गया? तो देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। अगर वर्कर हर समय हड़ताल हड़ताल की बात करेगा तो मालिक भी एक दिन त्रस्त हो जाएगा और क्या कहेगा, ठीक है तुम हड़ताल ही कर लो, फैक्ट्री बंद ही कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे घर का चूल्हा तो जल जाएगा, तुम लोग क्या करोगे? तो मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए वर्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्कर को भी समझना चाहिए उतना ही चिल्लाओ जितना सामने वाला मान जाए। समझ में आ गया? एकदम बच्चे और पेरेंट वाली बात है। बच्चे ने जिद की पापा से, मेरे तो आईफोन 15 चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पापा कहीं जाओ कर लो। समझ में आ गया? क्योंकि 1.5 लाख का आईफोन है, मरोगे भी तो 10-20 हजार में निपट जाओगे, फूक फाक देंगे, या कहीं लावारिस लाशी फेंक देंगे जाके, या वो ईटा बांध के डिनोमिनेटर बढ़ा देंगे, नदी में फेंक देंगे। इज दैट क्लियर? तो सो कॉल्ड आईफोन की जगह पापा कह रहे हैं बेटा बड़ा महंगा आता है, तुम एक काम करो, वो ब्लैक फ्राइडे सेल लगी है न्यूयॉर्क में, वहां मौसा जी के बेटे से मंगवा लेते, सस्ता मिल जाएगा, या सैमसंग पे नेगोशिएट कर लो। आप नौटंकी किए पड़े, नहीं मेरे को तो आईफोन ही चाहिए, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। मम्मी के नहीं जाओ, समझ में आएगा, तुम खाते बहुत ज्यादा हो, 4 टाइम खाना बनाना पड़ता है। तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज हार्मनी। थोड़ा आप नेगोशिएट हो जाइए और थोड़ा पेरेंट्स नेगोशिएट हो जाए। ओके, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स एज वेल एज चिल्ड्रन इन्वेस्टर्स। इन रिटर्न वर्कर्स शुड वर्क हार्ड विद डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी। तो अगर मैनेजमेंट भी खूब प्रॉफिट कमाने के बावजूद बोनस नहीं दे रहा है, सिर्फ आए दिन नया लैंड एक्वायर कर रहा है, फैक्ट्री को एक्सपैंड कर रहा है, स्टार्टिंग में तो वर्कर्स वुड अंडरस्टैंड कि भाई चलो हमारे बेनिफिट की बात है, बट कंपनी बहुत पुरानी हो गई, अपनी तो हर साल मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगवार आ रही है, फेरारी आ रही है, बट वर्कर्स को बोनस दिया ही नहीं जा रहा, जितना कानून के हिसाब से वेजेस मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा। तो स्टार्टिंग में वर्कर्स सह लेंगे बात को, बट बाद में नहीं सह पाएंगे। गॉट इट क्लियर? तो आपके घर में वो हाउस हेल्प आती होंगी, मम्मी से एडवांस मांग रही हैं, तो मम्मी 1-2 बार डिनाई कर देंगी, बट मम्मी अगर परमानेंटली डिनाई करने लग गई, व्हाट शी वुड डू, व्हाट दे वुड डू, वो डिनाई कर देंगे, फिर आप भी क्लास अटेंड करने से डिनाई कर देंगे, सर वो बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है सर, तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। इज दैट क्लियर? तो समवेयर मम्मी शुड से यस, समवेयर नो, somewhere they should also understand. So prosperity of the employer cannot exist until unless it is accompanied by the prosperity of the employee. तो बच्चा उतनी ही जिद करे पेरेंट्स के सामने जो जिद पेरेंट्स पूरी कर पाए। समझ में आ गया? अनड्यू एडवांटेज अगर आप उठाएंगे तो फिर आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक, तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, समझ में आ गया? तो हार्मोनियल रिलेशन होने चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स का हार्मोनिक मीन चैप्टर पढ़ा दो एक दूसरे को। चलिए, समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर एक्स, वाई और जेड एम्प्लॉइज हैं एंड वाई नोज सर्टन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू वर्क, these practices children should be shared by Mr. Y with whom children? X and Z, ताकि वो भी अच्छा कर पाए। समझ में आ गया? तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड की तरह ही आपको ये लग रहा होगा, बट फर्क क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कार्ड जो प्रिंसिपल है चिल्ड्रन साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में चलता है। आई रिपीट, वर्कर एंड एम्प्लॉयर। और ये जो प्रिंसिपल है चिल्ड्रन, ये वर्कर्स एंड वर्कर्स के बीच में चलता है। इज दैट क्लियर? तो टीचर बच्चे को उतनी पनिशमेंट दे जितना बच्चा झेल पाए। इज दैट क्लियर? पता लगा बच्चा आतंकवादी बन गया तो ये पनिशमेंट गड़बड़ है। ओके, और सो कॉल्ड क्लास में अगर 4 बच्चे आपस में बैठे हैं, एक को बहुत कुछ अच्छा आता है, तो वो प्रैक्टिस दूसरों के साथ शेयर करे, या एकदम वो हैंकी रख ले अपनी कॉपी, हम नहीं दिखाएंगे तुमको। बचपन में होता था ना ऐसा? तो बचपन में कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वहां इंडिविजुअलिज्म चलता था। अब जब सीनियर क्लासेस में आ गए तब ना मेरे बगैर तेरा गुजारा, ना तेरे बगैर मेरा गुजारा। बट ये लड़कों के बीच में चलता है, लड़कों के बीच में चलता है। एक क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो बगल वाले को बता देंगे, लड़कियों के बीच में नहीं चलता। समझ में आ गया? अच्छा ये नहीं, ये तो हमको आता ही नहीं है, ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए हैं। और पता लगा एक का 96 है, एक का 99 आया। ओके, और लड़के दोनों 40-40 पाके बहुत खुश हैं। चलिए, सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, बट चिल्ड्रन
ये काम कहां पे करता है? वर्कर्स के बीच में काम करेगा और वर्कर्स अपने मैनेजमेंट को बढ़िया डिसीजंस भी दे सकते हैं। तो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? कोऑपरेशन। इसी पॉइंट से ये बात क्लियर हो जाती है बच्चों, इट इज इन बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कर्स। समझ में आ गया? सो मैनेजमेंट शुड अवॉर्ड वर्कर्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन। अब ये बच्चों कॉमन पॉइंट है, ये यहां पे भी काम करेगा और यहां पे भी काम करेगा। वर्कर्स शुड अवॉइड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड एंड स्ट्राइक्स। अगेन बच्चों ये पॉइंट यहां पे भी काम करेगा और यहां पे भी काम करेगा। एम्प्लॉयर टेक केयर द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज वुड प्रिवेल एज इन केस ऑफ जापानीज कंपनीज। मैंने वो बताया था ना लास्ट, जब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जब कोविड आया, बोरोसिल वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस एम्प्लॉय के पूरे परिवार को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों काफी कॉमन है, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में डिफरेंस क्या है। तो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड चलता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, मालिक और नौकर के बीच में। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल दोनों जगह काम आता है। आपस में एम्प्लॉयज के रिलेशंस भी कोऑर्डिनेट होने चाहिए, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तुम हमारी हेल्प कर देना। देयर आफ्टर व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, कोई एम्प्लॉय सिर्फ अपने भले के लिए ना सोचे, पूरी बिजनेस के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे कंपनी के लिए सोचे। तो प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, दोनों जगह काम करेगा चिल्ड्रन। तो दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा भाई, सबको समझ में आ गया? तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का आप ये भी बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव पॉइंट है, एग्जीक्यूटरी पॉइंट है। तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड इज थ्योरेटिकल एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज प्रैक्टिकल। समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि जब केस स्टडी आएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये एक्सटेंशन शब्द जरूर याद रखिएगा, और ये वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में भी काम करता है। हाँ, तो वो तो एक तरह से वर्कर ही हो गए ना भाई। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वहां पे दो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का, तो दोनों आपस में एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, तो ये भी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में ही चलेगा। ओके, तो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब दोनों एक दूसरे के लिए सोचें, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये इंडिपेंडेंट पॉइंट है, जो वर्कर्स हैं वो मालिक के लिए सोचें और जो ओनर है वो वर्कर्स के लिए, एज वेल एज वर्कर्स शुड ऑल्सो कोऑपरेट विद अदर वर्कर्स। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में नहीं है, ये इसमें आ जाएगा। तो डिस्कॉर्ड का मतलब समझ में आ गया? कॉर्ड इज दैट लिंक। समझ में आ गया? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। So take an example, there is a person, Mr. A, who has just joined the organization. He is a new employee, children. इसको अगर अपनी पुरानी कंपनी से कुछ सीख मिली थी, तो he should imbibe those practices. He should imbibe those practices, children, and should share with people. Yes or no? नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो भाई हमें अगर कुछ अच्छा पता है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बातें बताएं। तो अब आपको लग रहा होगा सर ये पॉइंट भी पुराने वाले से कॉपी हो गया। नहीं, ये अगेन इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो हर एम्प्लॉय अपनी सक्सेस तो करेगा ही करेगा, बट अपने से ज्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन पे। सो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, एंड वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। तो इस पॉइंट पे बच्चों हम बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग फंक्शन की। समझ में आ गया? एम्प्लॉइज विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन शुड बी सेलेक्टेड। अब क्वालिफिकेशन की बात हो गई यहां पे, तो अगेन इट इज साइंस एंड नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये नहीं कि सो कॉल्ड एम्प्लॉयर की बीवी का भाई है तो उसको नौकरी दे दो, चाहे आता जाता ठेंगे का कुछ ना उसको। Provide training to the selected employee to make them fit and confident. Assign work and suit his or her physical, mental, and intellectual ability. Efficient employees would produce more. They will ensure greatest efficiency. अब देखिए बच्चों ध्यान से, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब हम दूसरे के साथ हेल्प करेंगे, बट इस पॉइंट का मतलब है कि एम्प्लॉयर वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करे, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉय को, जिससे एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट हो, जिससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो अगर मैं आपके घर की बात ले लूं, आप अपने घर में हाउस हेल्प रखना चाहते हैं, इज दैट क्लियर? मोहल्ले में ढेर सारी हाउस हेल्प घूमती रहती हैं, आप सबसे बूढ़ी लेडी को हायर करेंगे
या जो सबसे अच्छा काम करेगी उसको बर्तन के लिए, कपड़े के लिए रखेंगे? जो सबसे अच्छा काम करेगी ना, ये हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इज दैट अंडरस्टूड? अब उस लेडी को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई वो अगर आपके घर में अच्छे से काम करेगी तो आप उसको टाइम टू टाइम इंसेंटिव भी देंगे, होली दिवाली आप उसको बोनस भी दे देंगे। अब उस लेडी के साथ साथ आपने एक मेल पर्सन को झाड़ू पोछे के लिए भी रखा हुआ है और एक को बर्तन के लिए रखा था। अब जिस दिन वो लेडी अपने काम पे आई बट झाड़ू पोछे वाला नहीं आया, तो दैट लेडी शुड वर्क फॉर झाड़ू पोछा ऑल्सो। और जिस दिन झाड़ू पोछे वाला आएगा, ये लेडी नहीं आएगी, उसका कभी काम कर दे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और अगर आपने एकदम बेकार सा झाड़ू दे दिया उसको, क्या वो सही से सफाई कर पाएगी? आपने विम बार उसको दे दिया तो बर्तन अच्छे धुलेंगे, बट अगर आपने वो घड़ी डिटर्जेंट, घोड़ा छाप साबुन दे दिया तो बर्तन अच्छे नहीं धुलेंगे। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो हेयर लाइन डिफरेंसेस आर देयर। तो पीपल अंडरस्टूड साइंस नॉट, ये एकदम अलग चलता है। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, मतलब लड़ाई झगड़े का लॉजिक नहीं होना चाहिए। प्रेम व्यवहार रखिए, आप हमारे काम आएंगे और हम आपके काम। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अदर वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर, इनके लिए भी आपको सोचना है। और जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट दे अपने वर्कर्स को, वो ऐसा हो कि उसकी एबिलिटी ऑफ वर्क बढ़ जाए, उसका आउटपुट लेवल बढ़ जाए। फंडामेंटल इज क्लियर? तो मान लीजिए कि भाई यूनिवर्सिटी ने या स्कूल ने किसी टीचर को हायर किया और बोर्ड दे दिया और वो कैल्शियम वाली चौक दे दी। अब टीचर को सोचा जा रहा है कि भाई ये और अच्छी टेक्निक से कैसे पढ़ा सकता है, इसके पास तो बढ़िया मशीन पे पढ़ाने की आदत भी थी, तो उस टीचर को एक स्मार्ट बोर्ड दे दिया गया, तो टीचर की एफिशिएंसी बढ़ गई। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, स्टडीज ऑफ टेलर। टेलर ने, जो एफडब्ल्यू टेलर साहब थे, सबसे पहली बात की उन्होंने चिल्ड्रन फंक्शनल फोरमैनशिप की। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस विच इज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। अब ये शॉप फ्लोर क्या होता है? शॉप फ्लोर इज बेसिकली द फैक्ट्री एरिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टेलर साहब ने जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप किए चल रहे हैं, ही डेवलप्ड इट विच वर एप्लीकेबल इन फैक्ट्रीज। आई रिपीट, एप्लीकेबल इन फैक्ट्रीज, क्योंकि ये खुद भी अप्रेंटिस की तरह काम करके सीख के आगे आए थे। तो इनके प्रिंसिपल्स फैक्ट्री में ज्यादा काम करेंगे, किचन में ज्यादा काम करेंगे, कैंटीन में ज्यादा काम करेंगे, बट ड्राइंग एरिया में नहीं काम करेंगे, जनरल ऑफिस में काम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? सो द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, इन्होंने 8 तरीके के डिपार्टमेंट्स बनाए। लोगों को लगता है 8 फोरमैन मतलब 8 4 32 लोग, नहीं, 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और फैक्ट्री मैनेजर के अंडर ये अलग अलग तरह के लोग काम करेंगे चिल्ड्रन। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? फैक्ट्री मैनेजर, देन वी हैव प्लानिंग इंचार्ज एंड देन वी हैव प्रोडक्शन इंचार्ज। तो 4 लोग कौन कौन से हैं? रूट क्लर्क, कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। खोपड़े में बात गई। अब इसको हम मैनेज करते हैं बच्चों एक शादी ब्याह वाले कार्यस्थल में, दैट इज बैंक्वेट हॉल में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा बैंक्वेट हॉल है और मैंने क्लास के किसी एक स्टूडेंट को अपना मैनेजर बना दिया एंड मैंने उसे बोला कि भाई तुम पूरा काम बैंक्वेट का देखोगे। इज दैट क्लियर? 2 लोग रख लिए नीचे, एक प्लानिंग इंचार्ज है और दूसरा कौन है? प्रोडक्शन इंचार्ज। समझ में आ गया? प्लानिंग इंचार्ज ने अपने अंडर में 1 2 3 4 जितने उसको समझ में आएंगे, रूट क्लर्क, कार्ड क्लर्क, टाइम क्लर्क, डिसिप्लिनियन रखेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए काम क्या होगा। रूट क्लर्क, सबसे पहले ये इंसान डिसाइड करेगा, आई रिपीट चिल्ड्रन, ये डिसाइड करेगा कि सो कॉल्ड कितना स्टार्टर्स किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जहां दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हैं वहां पे कितना स्टार्टर जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा। जो लोग डांस फ्लोर पे हैं उनको स्टार्टर देना है कि नहीं देना, पता लगा नाच रहे हैं सब सामान ही गिरा दिए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको कब कहां कैसे सर्व करना है, और जो खुद ही फुदकते रहते हैं मुंह मारने के लिए कहां खा लें कुछ छूट ना जाए, वो कितना सर्व करना है, ट्रॉली कहां जाएगी, वेटर क्या क्या लेके जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये कौन डिसाइड करेगा? रूट क्लर्क। समझ में आ गया? अब सबसे पहले 1.5 घंटा तो स्टार्टर्स चलेगा, उसके बाद मेन कोर्स ओपन होगा और जैसे ही मेन कोर्स स्टार्ट हुआ 15 मिनट बाद डेजर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। बट कुछ लोग तो डेजर्ट से स्टार्ट करते हैं, वो लोग बुक्कड़ की तरह देखते रहेंगे। कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, विच वर्कर इज सपोज टू डू व्हाट। तो मान लीजिए आपने 15 वेटर जिसको बोलते हैं हायर कर लिए। समझ में आ गया? अब कौन वो, एक वो नहीं आता क्या बोलते हैं उसको भाई,
अरे सोया चाप मान लीजिए, ठीक है, और कौन वो पनीर का सो कॉल्ड स्टार्टर लेके जाएगा, कौन सूप सर्व करेगा, कौन कॉफी सर्व करेगा, हाँ पिज्जा भी होता है आजकल, समझ में आ गया, पोटली कबाब भी एक होता है, बड़ा दलिद्र टाइप का होता है वो सामान। तो अब कौन सा वेटर क्या चीज सर्व करेगा, दिस इज द वर्क ऑफ कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क। या आप किसी सर्विस सेंटर में जाइए अपनी व्हीकल सर्विस कराने के लिए, तो सबसे पहले एक वहां पे मैनेजर आता है निकल के, वो सबकी सर्विस बुक में नोट डाउन करता है, जैसे जैसे एंट्री हो रही वैसे वैसे सारे वर्कर्स को गाड़ियां अलॉट होती रहती हैं, भाई तुम ये ए व्हीकल, तुम बी व्हीकल, तुम सी व्हीकल की सर्विसिंग करोगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जब जॉब स्टार्ट हुआ और जब जॉब खत्म हुआ, अ पर्सन विल मेक अ जॉब शीट, और ये पता लग गया कि भाई 2 से 2.5 घंटा लगता है पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी की साइकिल कंप्लीट होने में, और इतना ही हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने डिसाइड किया था। बट अगर ये 2.5 घंटे की बजाय 3.5 घंटे लग रहे हैं, या 2 घंटे की बजाय 1.25 घंटे लग रहे हैं, तो हम प्लान को रिवाइज करेंगे। अंडरस्टूड? फैक्ट्री में लड़ाई झगड़ा ना हो, पीपल आर सपोज टू मेंटेन डिसिप्लिन, इसके लिए एक डिसिप्लिनेरियन भी हायर कर लिया जाएगा। सबको समझ में आ गई बात? तो ये तो हमने प्लानिंग कर ली पूरी की पूरी, हु विल डू व्हाट, हु विल कीप अ चेक ऑफ द टाइम एंड कितना पैसा खर्च हो रहा है एक्टिविटी पे, ये प्लानिंग इंचार्ज 4 डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेगा। इसके अंदर 1 इंसान भी हो सकता है, 100 इंसान भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। ओके, तो इट इज नॉट देयर कि डिसिप्लिन एक होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एक होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, छोटी सी फैक्ट्री है झाड़ू बनाने की, मैं सब काम खुद कर लूंगा, तो आई एम द प्लानिंग इंचार्ज ऑल्सो, आई एम द प्रोडक्शन इंचार्ज ऑल्सो। ओके, प्रोडक्शन इंचार्ज गैंग बॉस नेतागिरी करेगा? नो नो नो, he is going to arrange machine material tools for the job। तो जैसे आप एक बीटेक सिविल इंजीनियर हैं, आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बिल्डिंग बनाने का, आई एम गोइंग टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सैंड टुमारो मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स टुमारो मॉर्निंग, और अगर टेरेस का काम होना है तो सरिया कहां से आएगा, सब मैं अरेंज करूंगा। तो आई एम वर्किंग एज अ गैंग बॉस, आई एम वर्किंग एज अ गैंग बॉस। फिर मैं खुद ही चेक कर लेता हूं कि कौन सा वर्कर देर से काम कर रहा है और कौन सा वर्कर तेजी से काम कर रहा है। जो लेबर खूब तेजी से हाथ चला रहा है उसको कल बुलाएंगे, और जो तेजी से हाथ नहीं चला रहा, नहीं नहीं बुलाएंगे, नहीं, उसको बोल देंगे थोड़ा तेज काम करो, नहीं तो परसों से नहीं बुलाएंगे। कल फिर दलिद्र वही धीरे धीरे काम कर रहा था, अब परसों से उसको नमस्ते कर लिया। छोटा बिजनेस है तो मैं स्पीड बॉस का भी काम कर रहा हूं। अंडरस्टूड? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विल सी टू इट कितना समय लग रहा है, और वो डेटा कलेक्ट करेगा स्पीड बॉस से। डेटा किससे कलेक्ट करेगा? स्पीड बॉस से, क्योंकि स्पीड बॉस विल सी टू इट कि जो काम की स्पीड डिसाइड की गई है उस स्पीड पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिपेयर बॉस, अगर मशीन में कुछ टूट फूट हो गई तो भाई मशीन तो रुक जाएगी, लेबर क्या करेगा, रुक जाओ मैं बुला के लाता हूं मिस्त्री को, लेबर कहेगा मैं तो बैठा हूं आराम से, जाओ रिपेयर वाले पर्सन को बुला के लाओ, जब वो मशीन ठीक कर देगा तो मैं आगे काम स्टार्ट करूंगा। तो मान लीजिए कि आपके घर में लेटेस्ट से शादी ब्याह का कार्यक्रम है, और मम्मी ने नाश्ता बनवाने के लिए किसी कुक को बुला लिया, गैस खत्म हो गई। इन दैट केस क्या कुक कुक जाएगी या जाएगा और सिलेंडर लेके आएगा? नो, भाभी जी सिलेंडर खत्म हो गया मंगवा दीजिए। नो, भाभी जी इज वर्किंग एज अ रिपेयर बॉस। नहीं समझे? पक्का? बट अगर भाभी जी नीता अंबानी है तो क्या वो रिपेयर बॉस की तरह काम करेंगी? नो, वो जो लोग आज क्लास में एब्सेंट है उनको बुला लेंगी, कहेंगे ऐसा है जाओ जरा सिलेंडर भरवा के लेते आओ। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो जैसे आज हमारे घर में खाना ही नहीं बना, क्यों नहीं बना सर, व्रत था क्या? नहीं व्रत नहीं था, सिलेंडर में लीकेज हो रहा था चल। बाद में पता लगा जो रेगुलेटर होता है दैट गॉट डैमेज्ड, दैट गॉट डैमेज्ड। तो माय वाइफ कॉल्ड मी एंड सेड कि भाई ये रेगुलेटर का प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा उस पर्सन को फोन कर दो जो रिपेयर करने आता है, ही विल कम एंड रिपेयर। तो माय वाइफ बिकेम द फैक्ट्री मैनेजर, आई एम द प्रोडक्शन इंचार्ज, और मैंने वो पप्पू को फोन कर दिया, इन सब लोगों का नाम यही था, पप्पू राजू एंड ऑल दैट। तो ही वाज द रिपेयर बॉस। वो आया तो उसने कहा पाइप इज ओके, सिर्फ रेगुलेटर में प्रॉब्लम है तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो ही इज द रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर, फिर मैंने घर आके चेक किया कि भाई जो वो काम करके गया है ठीक से पाइप लगा है कि नहीं लगा, रेगुलेटर ठीक से बैठा है कि नहीं बैठा। तो दो आई वाज द प्रोडक्शन इंचार्ज बट आई एम ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ सॉरी लाइक एन इंस्पेक्टर। समझ में आ गया? तो आपके पापा सवेरे ऑफिस जाते हैं और मम्मी को सो कॉल्ड बता के जाते हैं कि शाम तक क्या क्या काम कंप्लीट हो जाए।
और पापा ने सारा खाने पीने का नाश्ता राशन पानी सब अरेंज कर दिया। पापा वर्कड एज अ गैंग बॉस, समझ में आ गया। और मम्मी को ये भी बोल के गए हैं, भाग्यवंती देखते रहना, ये जो नाश्ता बनाने वाली लेडी है शीला, ये कितनी देर में काम कर रही है, और जो बच्चे होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर लें कि ना कर लें तो मेरे को बताती रहना। तो मम्मी इज एक्टिंग लाइक अ स्पीड बॉस। और बीच में सिलेंडर खत्म हो गया तो पापा ने ऑफिस से पर्सन भेज दिया, जाओ सिलेंडर पहुंचा के आओ। दैट पर्सन इज अ रिपेयर बॉस, समझ में आ गया। और पापा ने दादी माँ को बोला या दादाजी को बोला, चेक कर लीजिए घर में सब काम ठीक चल रहा है शादी ब्याह का कि नहीं। तो दादाजी एंड दादी बिकम्स व्हाट, इंस्पेक्टर। तो ये मत सोचिएगा कि 8 लोग गिन के गिनती के होते हैं, नो, ये 8,000 भी हो सकते हैं और ये एक भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारा। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज है, कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं, तो इट विल बी वेरी 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 ह्यूज चिल्ड्रन। समझ में आ गया। अभी मोदी जी ने राम मंदिर में पूजा की, कल मेरे को बुलाया गया था, बट ड्यू टू प्रेशर ऑफ क्लासेस आई वाज अनएबल टू गो। समझ में आ गया। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था अयोध्या का, वो देखेंगे कि सारी चीजें वेल ऑन टाइम अवेलेबल हर जगह हो। तो दैट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, गैंग बॉस। खोपड़े में बात गई। एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी क्या होगी, गैंग बॉस। जिस टाइम पे जो काम होना था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी रिपोर्ट बनेगी, दैट इज स्पीड बॉस। पता लगा वहां पे सो कॉल्ड दिया ही नहीं जल पा रहा है, तो देखा गया जो देसी घी आया था वो तो सही था, जो बाती बनाई गई थी वो भी सही थी, बट ठंडी में सब ठंडे पड़ गए, तो बाती के ऊपर वो नहीं लगाया गया था, क्या बोलते हैं, कपूर। वो लगा देते हैं तो तेज जलती है ना, तो अब कपूर लगवाया गया, इट इज रिपेयर बॉस। समझ में आ गया। फिर सीनियर आईएएस ऑफिसर विल चेक इट आउट कि सारी चीजें एज प्लान्ड जो थी वो हुई या नहीं हुई, तो वो क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करने वाले इंस्पेक्टर। तो जैसे प्रयागराज सिटी में हर साल माघ मेला लगता है, अभी अगले साल कुंभ लगेगा, तो जब पहला शाही स्नान होता है उसके पहले जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, दे विजिट द एरिया एंड चेक आउट that the work which was assigned to the so called contractor has been done according to the norms or not, quality सही है कि नहीं, तो it is the inspector। खाना तो बना दिया कुक ने, मम्मी विल चेक कि टेस्ट एकदम सही है कि नहीं, तो मम्मी इज एक्टिंग लाइक व्हाट चिल्ड्रन, इंस्पेक्टर। तो समझ में आ गया हर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करेगा। कोई नया एरिया बन रहा है, वहां पे नई लोकेलिटी डेवलप हो रही है, जियो का नया मोबाइल फोन का टावर लगना है, इज दैट क्लियर। तो अब हम ठेकेदार को काम दे देंगे, वो जाएगा लोहा अरेंज करेगा, क्लैंप अरेंज करेगा, वायर अरेंज करेगा, कहां कैसे काम होगा, वर्कर्स लेके आएगा, लेबरर लेके आएगा, ही इज व्हाट चिल्ड्रन, गैंग बॉस। ठीक है। 15 दिन में टावर पूरा बन जाना चाहिए, ये कौन देखेगा, स्पीड बॉस। और अगर टावर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गई, पता लगा माइक्रोवेव रेडिएशन बड़ा वाला गोला जो एक लगता है जो रेडिएशन देता और लेता है वो गड़बड़ था, चेंज करके लाना है, कौन करेगा काम, रिपेयर बॉस। और फिर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट या सो कॉल्ड लोग जाएंगे, सेंसर से मेजर करेंगे कि सिग्नल सही फेंक रहा है टावर की नहीं, इट इज द इंस्पेक्टर। सारी बातें समझ गए लोग, कोई क्वेरी तो नहीं है भाई किसी की, सबको समझ में आ गई कि नहीं भाई। और भी अगर आप किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहें, सर कैफे कॉफी डे के कॉन्टेक्स्ट में एक बार समझा दीजिए। चलिए कैफे कॉफी डे की एक केस स्टडी बना लेते हैं चिल्ड्रन। आई एम द मैनेजर एट द स्टोर ऑफ कैफे कॉफी डे, समझ में आ गया, यू आर द ओनर। तो जब मैं मैनेजर हूं कैफे कॉफी डे में, तो भाई किचन भी वही है और रेस्टोरेंट भी अंदर ही रहता है, समझ में आ गया, तो आई एम द फैक्ट्री मैनेजर। ठीक है। अब मैं डिसाइड करूंगा कॉफी कहां से आ रही है, कैसे उसका स्टॉक मेंटेन होगा, कब कितनी कॉफी स्टोर से निकालकर किचन में भेजेंगे, सो कॉल्ड कैपेचिनो लैटे फैटे सैटे जो भी नाम होता है इनका भयंकर नाम होता है, गॉट इट क्लियर, कैसे ये बनाई जाएगी। देन आई गिव यू द रिपोर्ट, चुगली करूंगा मैं कि कौन सा कुक, 4 कुक है मान लीजिए हमारे पास, कितनी जल्दी कॉफी बनाता है ताकि हमारे कस्टमर को ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो आई एम अगेन एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क ऑल्सो। या बहुत बड़ा स्टोर है तो मैंने अपने नीचे भी एक पर्सन हायर कर लिया है। देन आई कीप द जॉब शीट कि भाई 1 कप कॉफी बनाने में या 100 कप कॉफी बनाने में टोटल लागत कितनी आती है, तो 1 कप कॉफी की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, अकॉर्डिंगली वील फिक्स द प्रॉफिट। और वर्कर्स लड़ाई झगड़ा ना करें इंसेंटिव को लेकर, टिप को लेकर, तो आई नीड टू कीप अ डिसिप्लिनेरियन और आई माई सेल्फ विल एक्ट एज अ डिसिप्लिनेरियन। समझ में आ गई बात। देन कॉफी मेकर ठीक से काम करे, जो एम्बियंस है स्टोर का वो सही हो, एसी ठीक से काम करे,
सही लाइटिंग होनी चाहिए, टेबल चेयर साफ सुथरे हो कम से कम। स्टोर में अगर पोछा झाड़ू लग रहा है तो दिस एरिया इज वेट, एक वो आता है ना प्लेकार्ड टाइप का, वो रखा होना चाहिए। स्पीड बॉस विल सी टू इट। अब देखिए स्पीड बॉस और ये जो अपना टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, दोनों का काम काफी सेम है। तो स्पीड बॉस ये चेक करेगा कि अगर काम में कोई हर्डल आ रहा है, हाँ सर हर्डल आ रहा है, जो मिल्क है वो बेसिकली बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो हम मिल्क सप्लायर से बोलेंगे हमको टोन्ड मिल्क दो, ताकि हमको पानी मिलाना ना पड़े। पानी मिला के उसको डाइल्यूट करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो हम पीछे से ही कौन सा मिल्क खरीदेंगे, टोन्ड मिल्क लेंगे। तो दिस इज द वर्क ऑफ स्पीड बॉस। अब पता चला कॉफी मशीन हाई वोल्टेज की वजह से जल गई, तो आई विल हैव अ टॉक, आई कीप अ पर्सन रेडी कि जो हमारी मशीन को तुरंत रिपेयर करे, और बैकअप में भी मशीन होनी चाहिए। तो यहां पे हमारी काम करने की जो पोजीशन है उसे क्या बोला जाएगा, रिपेयर बॉस। समझ में आ गया। और हर 6 दिन के अंदर मैं चेक करूंगा स्टोर की सेल कितनी हुई, क्वालिटी ऑफ कॉफी डिटीरियोरेट तो नहीं हुई है, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, तो आई एम एक्टिंग एज एन इंस्पेक्टर। तो ये 8 पोजीशंस हैं, ये 8 लोग भी हो सकते हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एक भी 8 का काम कर सकता है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 20 जगह बिजनेस सेटअप है आपका, स्ट्रेच्ड है, आपने हर 4 यूनिट्स के लिए एक इंस्पेक्टर रखा हुआ है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए भाई, तो ये बात समझ में आ गई चिल्ड्रन। और इन्हीं के अंडर में जो लोग काम करते हैं वो कौन होते हैं चिल्ड्रन, वर्कमैन। तो आप बोल सकते हैं ही इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट चिल्ड्रन। समझ में आ गया। और ये जो हैं दे आर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। समझ में आ गई बात। और इनके ऊपर जो सीईओ का लेवल है चिल्ड्रन, इट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो वर्कर्स को ऑपरेशनल मैनेजमेंट का हिस्सा मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? तो बस ये बात बहुत याद रखनी कि आप जितना भी कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं चिल्ड्रन, ये इसलिए इतना ढेर सारा है बिकॉज यू आर बीइंग टॉट इन कॉन्टेक्स्ट टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज जहां पे बिजनेसेस बहुत बड़े हैं। बट मेजोरिटी केसेस में बीइंग अ स्टूडेंट, हर शहर में बच्चे रहते हैं भाई, कहीं पे कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा है, कहीं पे इंडिविजुअल बिजनेस कल्चर ज्यादा है। तो इंडिविजुअल एक छोटी सी दुकान पे ये सारा काम बेचारा ओनर खुद ही कर लेता है। समझ गए? समझ गए बच्चों? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब है, सपोज चिल्ड्रन यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ शर्ट। अगर आप एक लोकल टेलरिंग शॉप है, आई रिपीट यू आर अ लोकल टेलरिंग शॉप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कभी होएगा ही नहीं। अगर आप उसी लोकल टेलरिंग शॉप में मशीन से शर्ट्स की स्टिचिंग कर रहे हैं, देन द साइज वुड बी एग्जैक्टली सेम। और स्टैंडर्डाइज का मतलब प्रोडक्ट डायमेंशन लाइक साइज, उसका क्वालिटी, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए, चाहे आप 100 बार इसको बनाएं। तो अगर हम बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की, चल रहे हैं आप, वर्ल्ड की बात तो मैं नहीं करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा। इंडिया के किसी भी मैकडॉनल्ड के स्टोर में चले जाइए और मैकालू टिक्की बर्गर खाइए चल रहे हैं, 1% भी आपको टेस्ट में फर्क नहीं महसूस होगा। बट लोकल कैफेटेरिया में आपने पिछले हफ्ते बर्गर खाया था, द टेस्ट वाज डिफरेंट, आज आपने फिर बर्गर खाया, द टेस्ट वाज डिफरेंट। व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? भाई वो टिक्की भी जो है ना मैनुअली बनाई जाती है आलू उबालकर, और भाई मैकडॉनल्ड्स तो भाई मैकिन की टिक्की ही यूज करेगा। उनका जो सॉस का कॉम्पोजिशन है वो एक ही जगह से आ रहा है। कोको कोला कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, इंडिया में कहीं पे भी पी लीजिए किसी भी दुकान से खरीद के, टेस्ट इज सेम। बट पप्पू जूस कॉर्नर, मुन्ना जूस कॉर्नर, 2 जगह एप्पल जूस आपको मिलेगा, द टेस्ट वुड बी बिट डिफरेंट, क्वालिटी ऑफ एप्पल लाइकवाइज। समझ में आ गई बात? So process for setting standard in every business activity should be there. रॉ मटेरियल की सप्लाई सेम होनी चाहिए, टाइम, प्रोडक्ट डिलीवरी, जो मशीन है जिस पे आप काम कर रहे हैं, और जो मेथड ऑफ वर्किंग कंडीशन है, इट शुड बी एग्जैक्टली सेम। केएफसी चिल्ड्रन, पूरे इंडिया में किसी भी केएफसी के स्टोर में चले जाइए, वो आपको एक नींबू पानी मिलता है, जिसको आधी अंग्रेजी में लेमोनेड बोलते हैं और भयंकर अंग्रेजी में, लूटने वाली अंग्रेजी में मोजीटो बोलते हैं। मैंने पहली बार देखा 35 रुपए का मोजीटो मिल रहा है, मैंने सोचा कुछ भयंकर होगा, ऑर्डर कर दिया, बाद में पता लगा 2 रुपए का सामान 35 खरीद लिए। उसके बाद से तो नींबू पानी घर से पी के जाते हैं। तो पूरी जगह जो मोजीटो का टेस्ट होगा चिल्ड्रन, वो एग्जैक्टली सेम होगा, बट नींबू का तो टेस्ट फर्क हो सकता है। तो दे डू नॉट यूज फ्रेश लेमन्स, बेसिकली वो एक कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं, केमिकली प्रोड्यूस्ड विद प्रिजर्वेटिव्स एडेड, और पूरे हर स्टोर में वही इस्तेमाल होता है उनके, इसलिए आपको टेस्ट अलग अलग लगता है।
समझ में आया? सड़क पे कहीं पे भी आए, मंगलवार है, बात तो नहीं करनी चाहिए बट कर लेते हैं, राम 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 करके ब्रेड ऑमलेट खाइए, वो टेस्ट आएगा ही नहीं जो घर वाला है। घर का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, बाजार का ज्यादा अच्छा होता है। मैंने एक बार अपनी मम्मी से बात पूछी थी, तो शी सेड कि बेटा बाजार में थोड़ा कूड़ा करकट भी रहता है ना, थोड़ा गाड़ी का धुआं भी रहता है ठेले पे, अब घर में गाड़ी धुआं कहाँ से लाएंगे हम इसलिए घर का टेस्ट अच्छा लगेगा ही नहीं आपको। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझ में आ गया बच्चों? तो क्यों मैकडॉनल्ड का बर्गर एक तरह का है, वैन हुसैन की शर्ट एल साइज की आपने परचेज की, इंडिया की किसी भी स्टोर से खरीद लीजिए, द साइज वुड बी सेम। इज दैट क्लियर? लेवाइस का सो कॉल्ड ट्राउजर इंडिया में कहीं पे भी खरीद लीजिए, द फिटिंग वुड बी सेम। बट अगर आप लोकल टेलर से स्टिचिंग कराते हैं चिल्ड्रन ट्राउजर की, तो आपको क्या साइज हर बार सेम मिलेगा? नो। कभी पप्पू टेलर ने सिल दिया, कभी मुन्ना टेलर ने सिल दिया, कभी रामू टेलर ने सिल दिया, तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग। समझ में आया? समझ में आया? So we need to establish the standard quality of material. Like children, McDonald's के केस में टिक्की एक ही कंपनी से खरीदी जाती है, and the name of the company is McCain. समझ में आ गया? और ये किसी की टिक्की इस्तेमाल करते ही नहीं है। Establish standards of performance of man and machine. इनकी मशीन 10 ग्राम, वो एक ऑरेंज सॉस होती है चिल्ड्रन, और 25 ग्राम वो ग्रीन सॉस होती है, वो चिकन बर्गर में डालते हैं लोग। गॉट इट क्लियर? और अनियन की बात करें तो दे विल ऐड ओनली 1 स्लाइस ऑफ अनियन, और टोमेटो की बात करें तो दे विल ऑल्सो ऐड अगेन 1 स्लाइस ऑफ टोमेटो। दैट्स वाई द सो कॉल्ड टेस्ट रिमेन्स सेम, क्योंकि 2 स्लाइस टोमेटो की डाल देंगे तो थोड़ा ज्यादा खट्टा हो जाएगा, अनियन बढ़ा देंगे तो ज्यादा मीठा हो जाएगा। और एक वो लोग गुजिया भी बेचते हैं, हाँ मैकडॉनल्ड वाले गुजिया बेचते हैं, मैकपफ, वो गुजिया ही हमारे हिंदुस्तान की समझ में आ गया? उसके अंदर की जो कंसंट्रेट सब्जी होती है चिल्ड्रन, वो भी एक जगह से ही सप्लाई की जाती है। गॉट इट क्लियर? तो पूरे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, टोमेटो सूप ऑर्डर करिए चिल्ड्रन। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेश टोमेटो से सूप बनाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में सूप का टेस्ट डिफरेंट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में डिफरेंट होगा, बट कुछ रेस्टोरेंट में आपको सूप का टेस्ट फॉरएवर सेम मिलेगा। तो जहां सेम मिलेगा ना, वो फ्रेश टोमेटो से सूप नहीं बनाया जाता, दे यूज केमिकल कंसंट्रेट बेसिकली। खा खा के इसलिए बुद्धि कमजोर हो गई बच्चों की। रिड्यूस द गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मेनी कंपनीज आर देयर विच मैन्युफैक्चर ओनली वन प्रोडक्ट, लाइक चिल्ड्रन इन केस ऑफ मोबाइल फोन्स, आप एप्पल को ले लीजिए। एप्पल ऑन एन एवरेज हर साल कितने आईफोन निकालता है? एक। स्टोरेज फैसिलिटी अलग अलग होती है सबकी, बट आईफोन का मॉडल एक है, या अब वो 2 निकालने लग गए, प्रो मैक्स एंड ऑल दैट। और ये सैमसंग को ले लो, रियलमी देख लो, हर दिन नया मॉडल आता है इनका, थोड़ा कहीं से घसीट दिया, थोड़ा कहीं से घसीट दिए, किसी कैमरा छोटा कर दिया, किसी बड़ा कर दिया, 2 फ्लैश लगा दिए, 5 फ्लैश लगा दिए, अंधे लोग फोटो खींच रहे हैं। ओके, सो कुछ कंपनीज हैं वो सिंगल प्रोडक्ट टाइप, और कुछ कंपनीज हैं मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप पे काम करती हैं। समझ में आई बात चिल्ड्रन? नहीं समझे बात को? पक्का? एक और इसमें एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं चिल्ड्रन, शायद आपने नाम सुना हो, चिराग दीन, नाम सुना है? लुई फिलिप और वैन हुसैन का लोग जब नाम भी नहीं जानते थे, तब ये सुपर लग्जूरियस शर्ट्स आया करती थी। मैं 80s की बात कर रहा हूँ चिल्ड्रन, 70s एंड 80s। मुंबई में ही इनके 1-2 आउटलेट्स हुआ करते थे, अब थोड़े और बढ़ गए हैं। ये सिर्फ शर्ट ही मैन्युफैक्चर करते हैं और कुछ मैन्युफैक्चर करते ही नहीं है। तो देयर बिजनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन प्रोडक्ट लाइन, दैट्स इट। समझे कि नहीं समझे? पक्का? व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में फालतू की जो एक्टिविटीज हैं उनको पूरी तरह से क्या किया जाए? रिमूव कर दिया जाए। तो आप अगर बात करें वीवो या ओप्पो के मोबाइल में, दुनिया भर के फर्जी एप्स रहते हैं उसके अंदर, जो यूज के नहीं है वो भी, बट एप्पल का आईफोन एकदम गंगा की तरह पवित्र है। समझ में आ गया भाई? एकदम प्लेन एंड सिंपल आपको मिलेगा, ज्यादा नौटंकी उसके अंदर मिलेगी ही नहीं। ये रियलमी का मोबाइल ले लीजिए, ये ऐप मिल जाएगा, फोटो डिजाइनिंग ऐप मिल जाएगा, क्या आईफोन में न्यूसेंस मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। अननेसेसरी डाइवर्सिटी को हटाइए। अब देखिए बच्चों ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो जो लास्ट वाला पॉइंट था, रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, हम ढेर सारी वैरायटी नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक वैरायटी बनाएंगे। तो ये सिंपल भी है एज वेल एज स्टैंडर्डाइज भी है। इट्स अ पॉलिसी कि हम एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील करेंगे, जगुआ भर अबंडेंट 10 तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो मेरा रेस्टोरेंट है,
मैं सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन फूड की डिलीवरी करता हूं और सिर्फ गोभी आलू ही बनाता हूं और कुछ नहीं बनाता, और इतना बढ़िया गोभी आलू है कि एक्सपोर्ट भी हो जाता है। समझ में आई बात? थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, बट आई हैव सीन प्लेसेस चिल्ड्रन, आई हैव सीन आउटलेट्स। आप कभी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश बाय रोड या हरियाणा ट्रैवल करिए या कानपुर वगैरह ट्रैवल करिए, 2-4 शॉप्स ऐसी हैं जो सिर्फ, अगेन आज मंगलवार है, राम 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 राम, व्हाट क्लियर, ट्यूसडे है ना आज भाई? हाँ ट्यूसडे ही है। तो वो चिल्ड्रन सिर्फ चिकन ही बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं। तो बगल में एक इंसान ने ढाबा खोले, सिर्फ रोटी बना रहा है, एक सिर्फ सैलेड बेच रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देयर आर शॉपकीपर्स, ठेला लगाते हैं और सिर्फ गुलाब जामुन ही बेचते हैं और कुछ बेचते ही नहीं है, और गुलाब जामुन भी मशीन से उनका शेप लेता है। तो इट इज स्टैंडर्डाइज, ओनली गुलाब जामुन, नथिंग एल्स, इट इज सिंप्लीफाइड। और कुछ मिठाई वाले क्या है, 25 तरीके की मिठाई भेजेंगे, कितने तरीके की, खाने लायक एक ही होगी बस। अंडरस्टूड दिस? ऐसा क्यों करते हैं? लेबर कॉस्ट कम हो जाए और मशीन टूल का झंझट भी कम हो जाए। सर्विस सेंटर है टू व्हीलर्स के, कोई भी 2 पहिया ले आओ, आई डू द सर्विसिंग। बट कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ टीवीएस जुपिटर की ही सर्विसिंग करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। इंप्लाइज रिड्यूस्ड इन्वेंट्री, जब आप काम ही छोटा सा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, और जो भी आपके पास इक्विपमेंट है वो पूरी तरह से इस्तेमाल होगा। एंड दिस विल इंक्रीज व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, एज सच आपके सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? मैंने ये टाइम हो सकता है आपने किसी हाईवे पे ट्रैवल किया हो, ये मैंने वहां पे बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब आप शिरडी से जाते हैं वो शनि शिग्नापुर के लिए, ढेर सारे रास्ते में जूस के आउटलेट्स हैं चिल्ड्रन, और सिर्फ शुगर केन जूस, गन्ने का जूस बेचते हैं और कुछ बेचते ही नहीं है। तो अगेन इट इज अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। समझ में आ गया? तो दैट इज सिंप्लीफिकेशन। समझ गए बात को? सड़क पे ठेला लगा लिया, सिर्फ मोमोज ही बेच रहे हैं और कुछ बेच ही नहीं रहे हैं, ताकि ना हमको ज्यादा लोग चाहिए ना बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। बट कुछ है चाइना टाउन टाइप, मोमोज भी बेच रहे हैं, राइस भी बेच रहे हैं, खाने लायक कुछ भी नहीं होता, चाउमीन भी बेच रहे हैं। ओके, समझ गए? वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, ये 3 स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। व्हाट इज वर्क, व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज टाइम स्टडी। तो वर्क स्टडी, सॉरी चलो, मेथड, बेसिकली वर्क स्टडी के अंदर आते हैं तीनों। मेथड स्टडी का मतलब कौन सा तरीका किसी पर्टिकुलर जॉब को करने का सबसे अच्छा है, वी विल यूज दैट। फॉर एग्जाम्पल, जूस निकालना है एप्पल में से, तो वी कैन यूज दैट मैनुअल जूसर ऑल्सो। समझ में आ गया? एंड वी कैन यूज ऑटोमेटिक ऑल्सो। मैनुअल जूसर में वेस्ट ज्यादा निकलता है तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो मैनुअल जूसर में मान लीजिए 1 kg एप्पल वुड रिजल्ट इनटू 600 मिलीलीटर ऑफ जूस, और मशीन अगर आप यूज कर लेते हैं तो 1 kg एप्पल चिल्ड्रन कम से कम 800 मिलीलीटर जूस आपको दे देगा। तो व्हाट इज द बेस्ट वे, द मैनुअल वे और द यूज ऑफ ऑटोमेटेड मशीन्स? ऑटोमेटेड मशीन्स। मेथड स्टडी का मतलब समझ में आ गया? एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। इंडिया में उत्तर प्रदेश में काफी फेमस जगह है भदोई, कारपेट इंडस्ट्री के लिए किस जमाने में बहुत फेमस था, अभी भी है बट थोड़ा सा कम हो गया बिजनेस। तो यहाँ पे पहले चलता था हैंडलूम चिल्ड्रन, हाथ से मशीन चलती थी, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। एंड नाउ दे यूज पावरलूम, मशीन से काम हो रहा है तो कॉस्टिंग कम हो गई है। तो कौन सा मेथड बेस्ट है बच्चों? पावरलूम। समझ में आई बात कि नहीं? पहले धोबी लोग कपड़ा प्रेस करते थे कोयले वाली प्रेस से, कोयला गर्म करके डालते थे, कपड़ा भी निपट जाता था, कपड़ा पूरा गया वापस 6 धो के आया। समझ में आ गया? अब ये लोग भी क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक मशीन, या तो कपड़ा पूरा जलेगा तो सही रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक मशीन से क्या होता है, प्राइस पर यूनिट कॉस्ट जो है आयन करने की कम हो गई। व्हाट इज द बेनिफिट चिल्ड्रन? योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन एंड एफिशिएंसी लेवल विल इंक्रीज, जिससे क्वालिटी भी बेटर मिलेगी। और इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रोसेस चार्ट ऑपरेशन रिसर्च। ये क्या होता है? हम एक फ्लो चार्ट बना लेंगे कि हमको किसी काम को कैसे करना है बेसिकली। तो घर में कभी पकौड़ा तलते हुए मम्मी को देखा है? एक बार मम्मी कढ़ाई में पकौड़े को डालती हैं और तल के निकालती हैं, फिर आप टोमेटो केचप के साथ खा लेते हैं। मुंह में पानी आ गया होगा, आज खा लीजिएगा जाके। बट हलवाई ऐसे काम नहीं करता। वो जो पकौड़े की दुकान लगाते हैं वो पहले हाफ फ्राइड रख लेते हैं उसको, क्यों? ताकि कस्टमर आए तो ज्यादा टाइम ना लगे। समझ में आ गया? आपको घर में ब्रेड बटर खाना है, ठंडी के सीजन में मक्खन तो जम चुका है, बट कैफेटेरिया वाला क्या करेगा?
वो बटर को ऑलरेडी मेल्टेड फॉर्म में रखेगा। समझ में आ गया? इसलिए ताकि एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाए। मोशन स्टडी, इसका बेस्ट एग्जांपल जब भी मैं पढ़ाता हूं मेरे को याद आ जाता है, सर्विस सेंटर में गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाइए, या आप अपनी व्हीकल की सर्विसिंग कहीं पे भी करा लीजिए, या पंचर बनवा लीजिए। टूल्स अपने अगल बगल रखते हैं मैकेनिक्स चिल्ड्रन, और दे कीप इट एट अ वेरी फार ऑफ प्लेस। जो रेगुलर टूल्स हैं वो अपने टूल बॉक्स में साथ में रखेंगे। समझ में आ गया? जैसे व्हेन आई एम टेकिंग दिस क्लास, तो भाई मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, जूम ऑन है, मेरा डिजिटाइजर जिस पे मैं लिख रहा हूं ये भी मेरे बगल में रखा हुआ है, अटेंडेंस शीट भी बगल में है, इस पे स्क्रीन पे अटेंडेंस भी चल रही है, तो सब अगल बगल होना चाहिए, तभी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। ओके, सो मोशन स्टडी का मतलब वी नीड टू स्टडी कि भाई कितना मूवमेंट फालतू का हो रहा है। अननेसेसरी मूवमेंट्स अगर हम कम करेंगे तो काम पे ध्यान ज्यादा दे पाएंगे। तो हर घर की एक ही कहानी है, अरे वो मम्मी और दादी वाली नहीं, वो तो है ही है, वो तो टीवी में नजर आती है। मम्मी जब चपाती बना रही है, रोटी बना रही है, तो चकला बेलन बगल में है। क्या रेफ्रिजरेटर बच्चों किचन से बहुत दूर है? 500 मीटर की दूरी पे है? बिल्कुल नहीं, मम्मी ई रिक्शा से जा रही हैं, रेफ्रिजरेटर को कुछ सामान निकालना है। विल इट बी लाइक दैट? एब्सोल्युटली नॉट। किचन में सिंक, बर्तन धोने के लिए वॉशिंग एरिया एकदम बगल में ही होगा। जहां पे आपके घर में वॉशिंग मशीन इंस्टॉल्ड है चिल्ड्रन, डिटर्जेंट पाउडर और कपड़े सुखाने वाली जो रस्सी है वो भी लगभग अगल बगल ही होगी। व्हाई इट इज बीइंग डन? ताकि अननेसेसरी मूवमेंट्स एकदम कम हो जाए। बात समझ में आई? तो मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग और पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एटसेट्रा शुड बी रिड्यूस्ड। जितना अननेसेसरी मूवमेंट कम होगा, काम पे ध्यान उतना ज्यादा होगा। टीचर पढ़ा रहा है, बोर्ड पे कुछ लिखना है, तो चौक अपने बगल में रखेगा या दूसरी क्लास में रख के चलाएगा? बगल में चौक डस्टर सब रहेगा, अगल बगल चिल्ड्रन। पॉसिबल टू फाइंड आउट, और इसका एक और अच्छा तरीका, बचपन में मम्मी आपको पढ़ाती होंगी, तो जो छड़ी थी वो बगल में रखती है ना, या हाथ उनका हमेशा रेडी रहता होगा, समझा? या मोहल्ले किसी गुंडे को बुला के लाएंगी, बच्चा नहीं पढ़ा, जरा ठोको इसको 2 बार। इज दैट क्लियर? और ऐसे जब आप भी पढ़ाई करते हैं एज अ स्टूडेंट चिल्ड्रन, तो आपको भूख भी बहुत ज्यादा लगती होगी पढ़ते समय, तो वाटर बॉटल और खाने पीने का सामान एकदम अगल बगल रहता है, स्टेशनरी भी अगल बगल रहती होगी, ताकि आपके अननेसेसरी मूवमेंट्स एकदम रिड्यूस डाउन हो जाए। ओके, सो बेनिफिट इज कि अननेसेसरी मूवमेंट अगर कम होगा तो यू कैन कंप्लीट योर जॉब वेरी 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 एफिशिएंटली। समझ में आ गया बच्चों? टाइम स्टडी, अब वापस चलता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ, एंड आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दिस चिल्ड्रन। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क नजर आ रहा है? किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? जो टाइम डिसाइड किया था उससे कम में अगर आपने कंप्लीट कर लिया, स्पीड इज गुड। ज्यादा पे कंप्लीट कर लिया तो स्पीड इज पुअर। स्पीड पुअर है तो आपको ट्रेनिंग देंगे, और गुड है तो अप्रेजल देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आप कैसे समझ पाएंगे? जब आप करेंगे व्हाट चिल्ड्रन? टाइम स्टडी। किसी भी काम को अकम्प्लिश करने में कितना टाइम लगा। लाइक सबको पता है कि भाई ये बिजनेस स्टडीज का पेपर एग्जाम में 3 आवर्स का आएगा, और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए लगभग उसको 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की। तो आपको इसके पहले पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर, इसीलिए आपको स्कूल लेवल पे एग्जाम्स लिए जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज कि भाई कितने लेबरर्स हम हायर करें ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। तो एक फैक्ट्री थी जिसका डेली का प्रोडक्शन 200 यूनिट्स का था, उसको एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, और अगले 20 मंथ्स तक डेली द फैक्ट्री इज सपोज टू प्रोड्यूस 400 यूनिट्स डेली। डबल करना है इनको आउटपुट। मोर वर्कर्स वुड बी हायर चिल्ड्रन, और सेम वर्कर्स में काम हो जाएगा। मोर वर्कर्स, समझ में आ गया? कोई इवेंट है मान लीजिए, तो पुलिस को सेफ्टी सिक्योरिटी वहां पे बढ़ानी पड़ेगी। इज दैट अंडरस्टूड? बेनिफिट इज कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एग्जांपल मान लीजिए 1 आवर में 3 बॉक्सेस बनाते हैं, और टोटल वर्किंग आवर्स अगर 7 है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी मैन्युफैक्चर्ड? 21। बट आपको बनवाने हैं 210 विद इन 7 आवर्स। तो भाई या तो मशीन लेके आइए जो काम कर पाए, और या तो नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा दीजिए। समझ में आ गया? अभी खूब कल 22 जनवरी था, तो अयोध्या में प्रसाद वगैरह बटा, तो क्या सारे लड्डू कल ही बनाए गए? नो, डेफिनेटली हर लड्डू वाला 24 घंटे पहले ही लड्डू बनाता है। बट इस केस में जब डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो हफ्ते भर से पहले से काम चलना स्टार्ट हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? स्टॉप वॉच। आप भी यूज कर सकते हैं कि भाई पेपर आपको कंप्लीट करना है 3 घंटे का 2.5 घंटे में, तो कितना टाइम एक क्वेश्चन में आपको लगना चाहिए। व्हाट इट? दिमाग ना फट जाए काम करते करते।
बोरियत ना चढ़ जाए, दैट स्टडी इज नोन एज फटीग स्टडी। इसका तो सबसे अच्छा एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम लगता है मेरे को। अब ऑब्वियसली बात है, चपरासी वोंट बिकम मैनेजर एंड मैनेजर वोंट एक्ट एज अ चपरासी। कैश काउंटर पे जो अंकल बैठे थे 15 दिन तक, आपको लग रहा है वो अंकल बदल गए, बगल में बैठने लग गए और दूसरे अंकल यहां पे आ गए। क्यों ऐसा काम किया जा रहा है? ताकि मोनोटोनस एक्टिविटी ना हो जाए। अ पर्सन शुड नॉट फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली। तो दो बातें यहां पे, एक तो आपका जॉब रोल चेंज होना चाहिए, एंड बिटवीन पीरियड ऑफ वर्क यू शुड गेट रेस्ट। स्कूल में मान लीजिए 8 पीरियड हैं पढ़ाने के, और टीचर को हमने 7 पीरियड कंटिन्यूअस क्लास में भेज दिया। 4 पीरियड 5 पीरियड ठीक से पढ़ाएगा, दिमाग फट जाएगा उसका, क्रिएटिविटी नाम की चीज रहेगी नहीं। Why this gap is necessary? It helps regain stamina so that the workers work in the same capacity. पहला पीरियड स्कूल में लगा दिया 6th क्लास में मैथ्स का, दूसरा लग गया फिजिक्स का, तीसरा केमिस्ट्री का, चौथे में बच्चा कह रहा है सर सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोमा आ रहा है सर, हम जा रहे हैं घर, मतलब कोमा में जा रहे हैं। और इसके बाद एक भयंकर पीरियड हिस्ट्री का, जहाँ टीचर अंडरलाइन करवा रहा है चीजों को, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। तो इसके बाद लंच ब्रेक चाहिए, तो ये बकवास है। चलिए पहले मैथ्स पढ़ लिया, बहुत अच्छा, अब इंग्लिश लिटरेचर हो जाए, समझ में आ गया। इसके बाद केमिस्ट्री झेला जा सकता है, अंडरस्टूड। इसके बाद हिंदी का पीरियड लगा दिया जाए, फिर लंच ब्रेक में सब लोग खाना ना खा के आ गए हैं, देन इट कुड बी फिजिक्स। फिर मान लीजिए लाइब्रेरी का पीरियड हो गया, फिर मान लीजिए SUPW का पीरियड हो गया। या सर ज्यादा हो रहा है सर, इतना अच्छा थोड़ा है टाइम टेबल। तो मान लीजिए इसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया गया। चलिए पूरा छा गया स्क्रीन पे, सही होने दीजिए, देन आई टेक अप फर्दर। तो इसके बाद कौन सा पीरियड आपका लगा दिया जाए भाई? आंसर चिल्ड्रन, गेम्स का पीरियड लगा दिया जाए। चलिए तो अभी लाइब्रेरी के बाद बोला जाएगा कि हिस्ट्री नहीं पढ़े थे ना, आप हिस्ट्री पढ़ो और उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ लो, क्योंकि अब तो है कि भाई बस घर ही जाना है, तो एक ही पीरियड झेलना है। तो टाइम टेबल भी जब स्कूल लेवल पे सेट होता है चिल्ड्रन, तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इवन यूनिवर्सिटीज में जब 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो बीच में 5-10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है, इसलिए ताकि दिमाग वापस से रीगेन कर ले कैपेसिटी टू वर्क। So fatigue like long hours working, unsuitable work, uncordial relations with the boss और bad working condition। पता लगा काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट बॉस कभी सेटिस्फाइड ही नहीं है। वो जब भी सैलरी बढ़ाने की बात होती है, आपकी 10 गलतियां निकालने लग जाता है। तो इन दैट केस क्या आप काम कर पाएंगे? नो। एंड देन वी हैव डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एक होता है चिल्ड्रन टाइम वेज, और एक होता है पीस वेज। दिन भर का 800 रुपए लेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी इज अ वर्ड इन हरियाणा एंड पंजाबी विच मींस डे टाइम। ओके, पर पीस का मतलब आई चार्ज 8 रुपी पर पीस मैन्युफैक्चर्ड। मैं 100 पीस बनाऊंगा, मेरे को 800 दे देना। मैं 1000 पीस बनाऊंगा, मेरे को 8000 दे देना। तो अगर आपने घर में घर पेंट करवाने के लिए पेंटर रखा है, वो कह रहा है मैं 800 रुपए लूंगा, जितना काम हो पाएगा आपके सामने है, इट इज टाइम वेज सिस्टम। टाइल्स का इंस्टॉलेशन कराना है, 15 रुपी पर स्क्वायर फीट, जितना काम कर लेंगे व्हाट इट क्लियर 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दीजिएगा। तो एफिशिएंट वर्कर्स के लिए विच ऑफ द टू इज गुड बच्चों? पीस वेज। और काम चोरों के लिए टाइम वेज अच्छा है। समझ में आ गया? तो आप ये भी बोल सकते हैं पीस वेजेस पूरा 100 नंबर का पेपर MCQ आ जाए, और टाइम वेजेस पूरा सब्जेक्टिव, कुछ भी बकवास लिखोगे नहीं तो आ ही जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको? आंसर अंडरस्टूड? चलिए, तो ये सारी बातें जो हमने की वो फैक्ट्री के लेवल पे की। तो फैक्ट्री में तो काफी कालिक होती है। आप पढ़िया, अगले लेक्चर में आपको बाबू बनाएंगे फ्योल साहब के प्रिंसिपल पढ़ाकर। तो देर आर 14 प्रिंसिपल चिल्ड्रन, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन प्रिंसिपल्स में सो कॉल्ड कॉमन चीजें क्या थी, एंड देन इनका बेसिक नेचर फॉलोड बाय इट्स सिग्निफिकेंस। ये हमारा अगले लेक्चर में फिनिश अप हो जाएगा। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। लेक्चर वुड बी अपलोडेड, लाइक बच्चे लाइक करेंगे, बाकी कमेंट करेंगे।